के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, 1 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। आ जाइए, आ जाइए। अच्छा, तो पहली क्लास शुरू करने से एक बात आप लोगों को बता देता हूं। आज शाम, मतलब आज कितनी तारीख है? 20, 21, 22, 23 और 24, मतलब अगले 5 दिन तक, मतलब इस फ्राइडे तक हर रोज शाम को 7:30 बजे स्पेशल क्लास हो रही है। लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, अगर आपको मेरी प्रोफाइल में जाके चेक करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगले 5 दिन तक हम रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को रिसर्च के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं, उससे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं, ठीक है, उनको हम क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। और क्लास शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक होगी, ठीक है। जो टाइमिंग रहेगी क्लास की वो शाम को 7:30 बजे की रहेगी। तो एक बार रिसर्च को खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम टीचिंग जैसे ही हमारी खत्म हो जाएगी तो फिर हम टीचिंग को भी उसके साथ ही क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। नहीं नहीं, ये स्पेशल क्लास होगी बच्चे। इसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, या आप मेरी प्रोफाइल में भी जाओगे ना, अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे सारे लिंक, ठीक है। मैं, हाँ, अनअकैडमी पे कल नहीं हुई थी क्लास। तो आज से शुरू हो रही है, ठीक है, आज से शुरू हो जाएगी। टाइमिंग शाम को 7:30 बजे, ठीक है जी। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बाद में आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यू कैन सी रिकॉर्डिंग। चलिए, हम कल वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम मैसेज डिजाइन पे थे, है ना, कि जो एक क्लासरूम में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो इस वाली स्लाइड पे थे। देखिए, ये बहुत ही सिंपल से लॉजिकली पॉइंट है, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे से पॉइंट्स हैं। इस वाली स्लाइड पे थे कि जब हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हैं, व्हेन वी डू कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, जब हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, या कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो हर चीज से रिलेटेड हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल आ गए, ठीक है, मैं टीचर हूं तो कुछ प्रिंसिपल्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे प्रिंसिपल होंगे जिसको हम यूज करेंगे क्या करने के लिए, मैसेज को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, कि मैं अपने आपको जो मैसेज है, जो मैसेज आपको पहुंचाने वाला हूं, वो किस तरीके का होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, कि हम
टीचिंग एड्स कौन कौन सी यूज करने वाली हैं, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, पीपीटी, है ना, क्या यूज करने वाले हैं वो सारी चीजें। और क्लासरूम में हम इन्वायरमेंट को कैसे कंड्यूसिव बना सकते हैं। कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब वही हुआ कि बच्चे आपस में किस तरीके से बातचीत करेंगे, बच्चे किसी तरीके से आपस में इंटरेक्शन करेंगे, क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरीके से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएंगी, वो क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगी। वो किसके अंदर आ जाएंगी, दैट विल कम्स अंडर क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है जी, वो किसके अंदर आ जाएंगी, वो क्लासरूम कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाएगी। अब सबसे पहले हम समझते हैं टीचर के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो होता है रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट समथिंग सराउंडिंग। अब इसके अंदर सबसे पहला होता है कि जो टीचर है ना उसको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा अपने लिए, कि अगर मैं टीचर हूं तो मुझे अपने बारे में पूरी नॉलेज हो, मुझे अपने पॉजिटिव पॉइंट, मुझे अपने नेगेटिव पॉइंट्स, मुझे अपनी वीकनेस, मुझे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता हो। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं अपने बारे में अपने आप को नहीं जानता तो दूसरे लोगों को मैं कैसे समझ पाऊंगा, है ना। मैं किस तरीके से दूसरों को समझ पाऊंगा, तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि मैं क्या हूं। मुझे ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अच्छा यार ये वाली चीज है वो मेरी अच्छी नहीं है, मुझे इस पे काम करने की जरूरत है, ये वाली चीज मेरी अच्छी है। तो इस तरीके से सेल्फ कंसेप्ट या परसेप्शन का मतलब अपने आप को मैं किस तरीके से देख रहा हूं, अपने आप को मैं किस तरीके से समझ रहा हूं। देन आता है डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर। सिंपल सी बात है, प्रोफिशिएंसी का मतलब जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मुझे उसमें परफेक्ट होना पड़ेगा, मुझे उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, मुझे उस सब्जेक्ट पे कमांड करनी पड़ेगी। जब तक उस सब्जेक्ट पे मैं कमांड हासिल नहीं करता हूं तब तक मैं उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तब तक मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा जब तक मेरी खुद की कमांड उस सब्जेक्ट पे नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे उस सब्जेक्ट पे क्या करनी पड़ेगी बच्चे, कमांड हासिल करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड द लर्नर, लर्नर्स को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी होता है। जैसे अगर मुझे पता है कि मेरी क्लास में इस तरीके के लर्नर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि क्लास में जो ज्यादातर लर्नर हैं वो हिंदी लैंग्वेज से रिलेट करते हैं तो मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, अगर ज्यादातर कॉन्वेंट वाले हैं तो मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो ना, जब तक मैं लर्नर्स को अंडरस्टैंड नहीं करूंगा तब तक मैं एक अच्छे तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं अपने लर्नर्स को क्या करूं, अंडरस्टैंड करूं कि उनका कॉग्निशन स्टाइल, उनका अंडरस्टैंडिंग स्टाइल कौन सा है, उनका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगी कि लर्नर को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। उसके बाद एक आता है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यहां पर आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो कल्चर है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है हाई कंटेक्स्ट और एक होता है लो कंटेक्स्ट। यहाँ पे चार्ट है दिया हुआ। हम इंडिया वाले हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में रहते हैं। हाई कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग ना शब्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम ना नॉन वर्बल क्यूज को ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ठीक है, हाई कॉन्टेक्स्ट मतलब आप ये समझ लीजिए ये इंडिया वाले हैं, ये इंडिया की बात हो रही है और ये यूएस की बात हो रही है। तो हमारे जो मैसेज होते हैं ना वो एकदम इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट होते हैं क्योंकि हम नॉन वर्बल चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इनके मैसेज डायरेक्ट होते हैं और क्लियर होते हैं क्योंकि ये रिटन कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। पॉलीक्रोनिक मतलब जो हम लोग हैं वो एक टाइम पे बहुत सारी चीजें एक साथ कम करना पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि मल्टीटास्किंग में ज्यादा यकीन रखते हैं, सो वी आर मल्टीटास्कर। और ये क्या होते हैं, ये मोनोक्रोनिक होते हैं, ये एक टाइम पे एक ही काम करना पसंद करते हैं। यूज ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है, ये हाई कॉन्टेक्स्ट वाले हैं वो नॉन वर्बल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और लो कॉन्टेक्स्ट वाले हैं वो रिटन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लिखा उन्हें दे मोस्ट रिलाई ऑन द रिटन कम्युनिकेशन, और जो हम हैं वो रिटन कम्युनिकेशन पे कम रिलाई करते हैं। क्योंकि हम रिटन कम्युनिकेशन पे नहीं, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज्यादा कंसर्न है, तो इस वजह से हम अपनी इंट्यूशन और अपनी फीलिंग्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना, दिल की ज्यादा सुनते हैं ये लोग, दिल की कम सुनते हैं ये लोग। एविडेंस बेस्ड या ये जो डिसीजन लेने के लिए जो इनके पास फैक्ट्स होते हैं उस चीज की जरूरत को महसूस करते हैं। हाई कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं। इंडिया में हम रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करते हैं
और यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप की बात होती है, ठीक है। जैसे बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, इंडिया में एक शादी होती है 7 जन्म के लिए और अंग्रेजों में 7 शादियां होती हैं 1 जन्म के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि इंडिया वाले लोग क्या पसंद करते हैं कि हाँ जो भी रिलेशनशिप होंगे उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाएगा, और लो कंटेक्स्ट वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, जब तक चल रहा है चलने दो, उसके बाद कोई और ढूंढेंगे। तो ये बेसिक कंटेक्स्ट होता है, कौन सा, हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट। हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट का कंसेप्ट आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, आपके दिमाग में ये कंसेप्ट है वो बैठ गया होगा, ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए बहुत अच्छा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है, लो कॉन्टेक्स्ट और हाई कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको समझना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन स्किल्स, देखो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों की बात होती है। वर्बल का मतलब जो मैं बोल रहा हूं, और नॉन वर्बल जो मेरी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है। नॉन वर्बल मतलब बिना वर्ड्स के हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, समझ रहे हो ना। नॉन वर्बल समझते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा, वो कम्युनिकेशन जो हम विदाउट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे थम्स अप देते हो आप, कुछ भी थ्रू गेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, वो वाला। तो बीइंग अ टीचर मुझे दोनों चीजों पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। बीइंग अ टीचर मुझे दोनों चीजों पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी। किस किस पे, मुझे वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, मुझे दोनों चीजों पे कमांड हासिल करनी पड़ेगी कि मैं वर्बल, जो मेरे शब्द है, जो मैं वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं वो भी सही से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो भी सही तरीके से कम्युनिकेशन कर रही है। नॉलेज अबाउट पैडागोजी एंड एंड्रागोजी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पैडागोजी और एंड्रागोजी का मतलब कि मुझे पता होना चाहिए टीचिंग के बारे में, आई शुड नो टीचिंग मेथोडोलॉजी, की टीचिंग क्या है, किस तरीके से काम करती है, और टीचिंग के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट्स आते हैं। और अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि मुझे क्लासरूम में ना रिजिड नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि ये चीज अगर मैं ऐसे सोच के आया हूं तो मुझे ऐसे ही करनी है। अकॉर्डिंगली मुझे चीजों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर बच्चों को वो चीज उस तरीके से समझ नहीं आ रही है तो मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं सोच के आऊं कि अच्छा बच्चों को ये एग्जांपल दूंगा, अगर वो एग्जांपल उनको समझ नहीं आ रही तो मुझे उसी पे फंसे नहीं रहना कि नहीं नहीं भाई मैं तो यही सोच के आया हूं, मैं उसको चेंज करूंगा। मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको चेंज करूंगा। देखिए पैडागोजी और एंड्रागोजी का बेटा पूरा कंसेप्ट आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के कोर्स में मैंने पढ़ाया है। मुझे लगता है आपने वो वाला कोर्स नहीं देखा है, तो प्लीज आप उसको कोर्स को देखिए, वहां पे ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। बीइंग ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ कि हमें ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा, हमें अनबायस्ड रहना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। जैसे क्लासरूम में आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, ये स्कूल और कॉलेज दोनों जगह पे होता है, टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, होते हैं ना। क्लासरूम में फेवरेट स्टूडेंट होते हैं जिनको ना तो वो डांटते हैं, ना वो उनका होमवर्क चेक करते हैं, इस तरीके के बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि यार टीचिंग में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। टीचिंग में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। टीचिंग में टीचर को टीचिंग तक ही रहना चाहिए, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं। ओके, अब हमारे पास 3 तरीके के स्पीकर होते हैं, एक होते हैं पैसिव, और एक होते हैं अग्रेसिव, और एक होते हैं असर्टिव। ध्यान से समझ लीजिएगा। असर्टिव होते हैं बेस्ट, मतलब जिस तरीके का आपको होना चाहिए। और पैसिव होते हैं जो बहुत डरपोक होते हैं, मैं डरपोक ही लिख देता हूं। और ये होते हैं लड़ाकू, अग्रेसिव, जो हर टाइम लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। देखो जो पैसिव होगा वो तो बेचारा बोलने से ही डरेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो तो बोल ही नहीं पाएगा, वो तो बोलने से डरेगा। अग्रेसिव होते हैं जो ये डिबेट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, संबित पात्रा को देखा होगा आप लोगों ने। संबित पात्रा की डिबेट को आप सुनने की कोशिश कीजिएगा। वो क्या करते हैं, सामने वाले की बात को सुने बगैर ही, यहाँ और भी बहुत सारे ऐसे, ठीक है, तकरीबन तकरीबन सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो जो भी मतलब किसी भी पार्टी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, तो बस अपनी ही सुनाते रहते हैं। तो टॉक ओवर अदर, दूसरों को काटते हैं। ये असर्टिव होते हैं, वो सिर्फ सोच मतलब बोलते हैं जब उनकी बारी आती है। ये तो बहुत ही प्यार से बोलते हैं बेचारे, क्योंकि इनको डर होता है कि पता नहीं मैं सही बोल दूं या नहीं। ये ऊंची ऊंची आवाज में बोलेंगे,
अग्रेसिव, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में। और ये होते हैं कन्वर्सेशनल, मतलब जिस टोन में बोलना चाहिए, कन्वर्सेशनल। अवॉइड्स लुकिंग और नो एक्सप्रेशन, ये तो कोई एक्सप्रेशन देते नहीं है, उसी तरीके से ऐसे बैठे रहते हैं। खुशी हो तो भी, दुख हो तो भी, दिल टूट गया, दिल जुड़ गया, बस एक ही एक्सप्रेशन देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जिससे सामने वालों को डराते रहते हैं, मतलब। और ये उतने ही एक्सप्रेशन देते हैं जो इनके मैसेज के साथ मैच करते हैं। ये उतने ही मैसेज एक्सप्रेशन देते हैं जो सामने अपने मतलब मैसेज के साथ मैच होते हैं। ये बेचारे डर जाते हैं, विदड्रॉ कर जाते हैं। ये नहीं डरते, ये तो भाई ऐसे ऐसे बैठे होते हैं जंगली जानवर की तरह। ये नहीं बोलते, ये बोलते हैं हम तो रुकेंगे चाहे आए या कुछ ना जाए। और ये रिलैक्स रहते हैं और ये ओपन स्टैंस को एक्सेप्ट करते हैं। ये मानते हैं कि ठीक है भाई, ये चीज अगर इस तरीके से है तो मैं इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लूंगा। ये अपने आप को ग्रुप से आइसोलेट कर देते हैं, ये ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते हैं और ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं। समझ रहे हो ना, ग्रुप है तो उसमें ये अपनी प्रधानगी दिखाते हैं, अग्रेसिव वाले। वैल्यू सेल्फलेस, अपने आप को दूसरों से छोटा मानते हैं, ये अपने आप को दूसरों से बड़ा मानते हैं और ये अपने आप को दूसरों के बराबर मानते हैं। ये बोलता है यू आर ओके आई एम नॉट, क्यों, अपने आप को ये अच्छा नहीं मानते। ये अपने आप को ही अच्छा मानते हैं, आई एम ओके यू आर नॉट, कि तू ठीक नहीं है भाई मैं सही हूं। ये सबको सही मानते हैं, आई एम ओके और यू आर ओके, मैं भी ठीक हूं तू भी ठीक है। ठीक है, अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे नहीं पता। आप पैसिव हो, अग्रेसिव हो या असर्टिव हो, कौन सी कैटेगरी में आते हो? सर हम तो असर्टिव में आते हैं ना। अग्रेसिव, पैसिव, नहीं सही है भाई, जिस कैटेगरी में आते हो वो बताओ। चलिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो, सिंक्रोनस मीडिया वो वाला मीडिया होता है जिसमें लाइव इंटरेक्शन होती है। सिंक्रोनस, जहां पर स्पीकर और लिसनर होते हैं वो सेम टाइम पे होते हैं। जैसे लाइव टेलीविजन चलता है, लाइव रेडियो पे आप डिस्कशन, मतलब जितने भी लाइव प्रोग्राम होते हैं वो सारे आपके सिंक्रोनस होते हैं, सेम टू सेम। सेम टू सेम होता है, मतलब समझ रहे हो ना। सिंक्रोनस का मतलब जिसमें, जैसे अभी हम इस टाइम पे हम बातचीत कर रहे हैं तो ये कौन सा है, सिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस का मतलब होता है जो सेम टाइम पे नहीं होता। जैसे ईमेल है, आप ईमेल भेज देते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हो, लेटर भेज देते हो किसी को, जब वो बंदे को मिलेगा, जब उसको देखेगा, वो उसको क्या कर देगा, रिप्लाई करेगा। तो वो कौन सा हो जाता है, वो असिंक्रोनस हो जाता है। जैसे इसी क्लास की रिकॉर्डिंग क्लासेस को देखोगे तो वो असिंक्रोनस में आ जाता है। उसके बाद आता है टाइम शिफ्ट। देखो, टाइम शिफ्ट बिल्कुल असिंक्रोनस की तरह ही होता है, बट ये तब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे देखो असिंक्रोनस वगैरह में तो ईमेल वगैरह भी आ जाता है। टाइम शिफ्ट का मतलब होता है जब आप सिंक्रोनस मीडिया को उस टाइम पे यूज ना करके किसी दूसरे टाइम पे यूज करते हो। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो ना, पुराने टाइम पे होता था ना, वो टाटा स्काई में एक ऑप्शन आता था, टाटा स्काई में आप प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेते थे, उस रिकॉर्डिंग को बाद में देख सकते थे, है ना। तो वो और टाइम शिफ्ट में होता वो असिंक्रोनस ही है, बस ये डिजिटल मीडिया में यूज होता है। असिंक्रोनस को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया में यूज किया जाएगा, बट सॉरी, टाइम शिफ्ट को सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मीडिया में यूज करा जाएगा, बट असिंक्रोनस में तो वो भी हो सकता है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है। ठीक है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकता है, वो सारी चीजें। ठीक है जी। सर्वेलेंस का मतलब क्या होता है, मास कम्युनिकेशन का वो फंक्शन जो प्रोसेस इशू इवेंट। सर्वेलेंस होता है ना, यू आर अंडर द सर्वेलेंस ऑफ सीसीटीवी, जो आंख रखता है, जो निगरानी करता है। मास मीडिया का मतलब यही होता है ना, जो निगरानी रखता है। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा लगाने का मतलब क्या हुआ, सीसीटीवी लगाने का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि भाई कुछ कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पता चल सके कि प्रॉब्लम कौन कर रहा है ना, नजर रखने के लिए। तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो बोलते हैं ना ऊपर वाला आपको देख रहा है। बोले ऊपर वाला तो सबको देख रहा है, वो नहीं, ये ऊपर वाला, तो सर्वेलेंस। ठीक है जी, तो ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका सर्वेलेंस में आ जाता है। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंस आज के टाइम पे इस्तेमाल की जाने वाली टर्म है,
जिसका मतलब है कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन डिजिटल इन्वायरमेंट। जो आज का डिजिटल इन्वायरमेंट है ना, जिसमें सारी चीजों को आपस में रिलेट किया है, उसको हम कन्वर्जेंस बोल देते हैं। आगे मैं आपको कन्वर्जेंस मॉडल भी पढ़ाऊंगा। कन्वर्जेंस मॉडल कौन सा मॉडल होता है, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी ये मीडिया, टीवी, सब चीजों को आपस में क्या कर दिया जाता है, रिलेट कर दिया जाता है। मतलब मास मीडिया और कम्युनिकेशन के सारे एस्पेक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, अब आपस में रिलेट किया जाता है, ताकि हम अपने आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या सके, बात पहुंचा सके। डिजिटल से आप इसको रिलेट कर सकते हो। डिजिटल अब्स्ट्रैक्टिंग, अब्स्ट्रैक्ट समझते हो ना, टू द पॉइंट जैसे बोलते हैं ना, अब्स्ट्रैक्ट। जैसे आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो तो उससे पहले आप उसका अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसकी जो छोटी सी समरी होती है, जो उसके कीवर्ड होते हैं। इसको आप सिलेक्टिव हीयरिंग बोल देते हो। कई बार क्या होता है कि अब जैसे सिलेक्टिव परसेप्शन होती है, सिलेक्टिव हीयरिंग होती है, मतलब आप कुछ बहुत सारी नॉलेज है तो आप उसमें से सिर्फ उतनी ही चीज को सुनना पसंद करते हो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, जितना आपको इंपॉर्टेंट लगता है। यस और नो? एक सेकेंड। सिलेक्टिव का मतलब जितना हम सुनना चाहते हैं, हियरिंग का मतलब, सिलेक्टिव का मतलब जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्टिव, और हियरिंग का मतलब जो मैं सुनना चाहता हूं। इमोशनल एडिटिंग का मतलब क्या हुआ, एटीट्यूडनल बैरियर बेस्ड ऑन द योर पर्सनल फीलिंग अबाउट अ पर्सन और टॉपिक। इमोशनल एडिटिंग का मतलब पता क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आपकी पर्सनल फीलिंग की वजह से बैरियर बन जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे मीठा है, आपको मीठा पसंद नहीं है, तो आपकी एक तरीके से इमोशनल एडिटिंग हो रखी है कि मीठा हमेशा खराब ही होता है, मीठा हमेशा बुरा ही होता है। तो आप मीठा खाना पसंद नहीं करोगे, फिर वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। समझ रहे हो ना? चाहे वो स्वीट्स की फॉर्म में आ जाए, चाहे वो किसी चाय में डाला हो, तो वो इमोशनल एडिटिंग हो जाती है। मतलब वो आप अपना एक एटीट्यूडनल बैरियर क्रिएट कर रखा है, किसी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। समझ रहे हो ना? कई बार आप लोग किसी बंदे को नफरत करते हो और आपसे पूछे क्यों नफरत करते हो, बोलो ऐसे ही, ऐसे ही, रीजन नहीं है, बस नफरत करते हैं। क्यों करते हो? एवी। तो वो एक तरीके से इमोशनल एडिटिंग हो जाती है आप लोगों के दिमाग में। उस बंदे के लिए क्या हो जाता है, एक ऐसा बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसके बेसिस पे आप उस बंदे को पसंद नहीं करते हो, आप उस बंदे को देखना भी पसंद नहीं करते। प्रीजुडिस का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड किसी बंदे के लिए कुछ डिसलाइक करना पसंद कर देते हो। समझ रहे हो ना? जैसे काले लोगों के लिए, ब्लैक पीपल्स के लिए आप क्या करते हो, एक अपनी परसेप्शन बना लेते हो। आप बोल देते हो हाँ, पूरा मतलब पहले से जजमेंट बना लेते हो कि ठीक है यार, ये तो बंदा इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये तो ऐसा होगा। मतलब वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उस ग्रुप को बेस बना के आप क्या करते हो, उसके प्रति एक परसेप्शन बना लेते हो कि यार ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा सही नहीं है, ये पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है। देखो, असिंक्रोनस में डिजिटल भी आ सकता है, प्रिंट मीडिया भी आ सकता है, बट जब आप टाइम शिफ्ट की बात करते हो तो उसमें सिर्फ डिजिटल की बात करते हो और सिर्फ उसके साथ रिकॉर्डिंग्स की बात की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब ये प्रोसेस ऑफ प्रीजुडिस का मतलब हुआ ना यार, ये तो किसी ग्रुप की बात हो रही है ना, समझ क्यों नहीं रहे हो आप? साथ में पढ़ भी तो लिया करो जो लिखा हुआ है। पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी के प्रति किसी लोगों के प्रति आपके दिमाग में नफरत रहती है। नो, प्रीजुडिस पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव ही होता है। तो यहां तो इमोशनल एडिटिंग किसी एक पर्सन या किसी टॉपिक के लिए हो सकता है। ये है आप लोगों का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पर सोर्स है, सोर्स को ही सेंडर बोल दिया जाता है। वो मैसेज को एनकोड करेगा, एनकोड करने के बाद उसे एक चैनल में डालेगा, फिर उस मैसेज को डिकोड किया जाएगा और फिर रिसीवर उस मैसेज को पहुंचाएगा। यहां पर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि एक ही तरीके के लोग हैं। मतलब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होगा कि उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एक ही तरीके का, वो उस टॉपिक को जान पहचान रखते हैं। समझ रहे हो ना? एक्सपीरियंस, सेम फील्ड के एक्सपीरियंस से आ रहे हैं। और यहां पर नॉइस होती है। नॉइस का मतलब समझ रहे हो ना? जब भी आप कम्युनिकेशन करने बैठोगे तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन पूरे का पूरा सामने पहुंच जाएगा। कम्युनिकेशन में हमेशा कोई ना कोई नॉइस आ जाती है। जैसे कई बार यहां पर हमारा स्टक हो जाता है ना, बीच में कई बार वॉइस नहीं आती है, स्टक हो जाता है, तो नॉइस।
और उसके बाद यहां पे इस बंदे की तरफ से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, फीडबैक लूप आएगा। क्या आएगा, फीडबैक आएगा, सामने वाला बंदा, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो हम उस चीज को कंसीडर करते हैं कि वो बंदा उस बंदे को क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, उस बंदे तक पहुंचा रहा है कि यार ये बात मैंने तेरी सुन ली, अब तू मेरी बात सुन। ठीक है जी। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन हो रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, मतलब कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो सिचुएशन कैसी है, वो सिचुएशन कैसी है, वो टोन कैसी है, वो हर चीज वो किस में आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। हम ये कंसीडर करते हैं कि इस कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। हर कम्युनिकेशन से पहले एक कॉन्टेक्स्ट आता है, उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं। फिर आएगा हमारे पास सेंडर और एनकोडर, मतलब वो बंदा जो मैसेज को सेंड कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, उसकी कोई भी अर्ज हो सकती है बात करने की, उसकी कोई भी अर्ज हो सकती है क्या करने की, कम्युनिकेशन करने की। ठीक है जी, उसकी कोई भी अर्ज हो सकती है कम्युनिकेशन करने की। देन उसके पास एक मैसेज होगा। मैसेज का मतलब क्या हुआ कि आप मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हो, कौन सी ऐसी बात है जो आप उस बंदे तक पहुंचाना चाहते हो, कौन सी ऐसी बात है जो आप उस बंदे तक पहुंचाना चाहते हो, उसको आप क्या नाम दे देते हो, यू कॉल इट मैसेज। फिर मीडियम, कल आपको मीडियम और चैनल में डिफरेंस बताया था। मीडियम मीन्स ऑफ मैसेज होता है और चैनल, ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्बल और नॉन वर्बल आप यूज कर रहे हो वो मीडियम है, और फिर चैनल आ जाएगा आपका व्हाट्सएप है या ओरल रिटर्न, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ये डिपेंड करता है कि हम रिटर्न कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें 50,000 लोगों तक या ऐसे 1000 लोगों तक हमें कोई मैसेज पहुंचाना है, तो आप रिटर्न की जगह पर ओरल कम्युनिकेशन करना ज्यादा पसंद करोगे ना। आप ओरली क्या करना पसंद करोगे, आप अपना मैसेज ओरल तरीके से पहुंचाना पसंद करोगे। बट अगर 10-20 लोग हैं या कम लोग हैं तो आप उनके पास रिटर्न में भी मैसेज पहुंचाना पसंद करोगे। उसके बाद आएगा रिसिपेंट डिकोडर, वो बंदा जो मैसेज को रिसीव करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा और उसको समझ के क्या देगा, साथ में फीडबैक भी देगा। और फीडबैक लास्ट में आता है, मतलब फीडबैक भी क्या होता है, एक मैसेज ही होता है भाई। फीडबैक भी ऐसा कुछ नहीं है, फीडबैक भी आपकी मैसेज ही है। बस फर्क ये है कि फीडबैक में जो सेंडर है वो मैसेज रिसीवर बन जाता है और जो रिसीवर है वो क्या बन जाता है, वो सेंडर बन जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेसिकली मैसेज को रिस्पॉन्स ही किया जाता है। ठीक है जी। इफेक्टिव एंड कंसाइज एंड क्लियर मैसेज इज डिलीवर्ड वेल, रिसीव्ड सक्सेसफुली एंड अंडरस्टूड फुली। अगर आप इस लाइन को पढ़ते हो ना तो इसमें पूरा कम्युनिकेशन की राम कहानी लिख दी उसने। Communication is effective when concise and clear message is delivered well, received successfully and understood fully. The process of communication has the following distinct component. कौन कौन से distinct component होते हैं कि communication है वो एक impulse से शुरू होता है। मैंने आपको बताया था ना कि motivation होती है कि आप किसी के साथ बात करना चाहते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई आपकी देयर इज समथिंग अर्ज, जो चीज आपको मोटिवेट करती है क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कि हाँ भाई मुझे कम्युनिकेशन करना। फिर उसको क्या करते हो आप, एनकोड करते हो, सिलेक्ट करते हो, भेज देते हो, सामने वाला बंदा उसको डीकोड करता है और फिर उसको क्या करता है, रिसीवर जो होता है वो सेंडर बन के आपको क्या देगा, फीडबैक दे देगा। फिर वो बंदा आपको क्या देगा, फीडबैक वापस भेजेगा। राइट। तो ये वही 4 चीजें लिखी हुई हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। अब आता है हमारा क्लासरूम में कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे हम एक मॉडल यूज करते हैं, कौन सा, कोल एंड चेन का मॉडल। ये एक तरीके से सर्कुलर मॉडल होता है, कोल और चेन का मॉडल। जब बच्चों को फेस टू फेस इंटरेक्शन की जाती है
तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल कौन सा होता है? कोल एंड चेन का मॉडल आता है। याद रखिए, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस बेस पे होता है? वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कोल एंड चेन के बेसिस पे होता है। कोल एंड चेन का मॉडल है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अपने जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना in the cognitive domain, namely those concerned with developing knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation abilities। ठीक है, जो बच्चे की सारी abilities होती हैं उस पे। It is an integral part of any teaching. Without teaching, without communication teaching नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना? अगर communication नहीं है, if there is no communication, अगर communication नहीं हो रहा तो हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, कि यहां पर किसी भी तरीके से टीचिंग हो सकती है। टीचिंग पॉसिबल नहीं है विदाउट कम्युनिकेशन। तो अगर हम टीचिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो हम अच्छे टीचर नहीं हो सकते। ओके, यस। यहां पर भी जो पूरे का पूरा कंसर्न है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही दिया हुआ है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, कोल एंड चेन किसी बंदे का नाम है जिन्होंने कम्युनिकेशन का मॉडल दिया है, पर्सन्स के नाम है, इन्होंने एक कम्युनिकेशन का मॉडल दिया है जिस मॉडल को हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्लासरूम में इसी मॉडल को क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। क्लासरूम में इसी कम्युनिकेशन मॉडल को इस्तेमाल किया जाता है और ये एक सर्कुलर मॉडल होता है। समझ रहे हो ना? ये मॉडल एक सर्कुलर वे में काम करता है। जैसे स्टूडेंट मतलब टीचर से बच्चों तक जाएगा, उसी तरीके से बच्चों से टीचर तक भी आएगा वापस। तो इसमें क्या किया जाएगा? ये 5 चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले टीचर क्या करेगा? एक मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा। वही कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस ही है, कुछ नया नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज, मैसेज को फॉर्मुलेट किया, फिर मैसेज को क्या किया भाई? एनकोडिंग कर दी। मैसेज की क्या कर दी? एनकोडिंग कर दी। उसके बाद मैसेज को क्या कर दिया? ट्रांसमिशन, मैसेज को भेज दिया। सामने वाले ने उस मैसेज को क्या किया? डिकोड किया और उसकी इंटरप्रिटेशन की। मैसेज को क्या किया उसने? डिकोड किया और उस मैसेज की उसने क्या की? इंटरप्रिटेशन की। और फिर उस इंटरप्रिटेशन के बेस पे सामने वाले बंदे ने उसकी फीडबैक दी और उसके साथ में इवैल्यूएशन की। फीडबैक और साथ में क्या आया? इवैल्यूएशन। समझ आया? सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली है आप लोगों को। बहुत सिंपल से तरीके से यहां पर एक बात आप लोगों को बताई जा रही है। ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखोगे ना तो ये सर्कुलर मॉडल होता है। फॉर्मुलेशन एंड कोडिंग, यहां पर जो ये वाली ट्रांसमिशन है इसको यहां पर फीडबैक का नाम भी दिया जाता है। फिर डिकोडिंग, उसके बाद नॉइस, और फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। समझ रहे हो ना? जैसे ये पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ भी जाएगा। सिंपल। मतलब ये यहां से जो चला, यहां से टीचर है, यहां पे स्टूडेंट है। तो जब ये सारी चीजें टीचर से स्टूडेंट तक पहुंची, फिर सारी चीजें स्टूडेंट से टीचर तक भी पहुंची। ठीक है, ये सिंबल है वो थोड़े गलत लगे हुए हैं, ये ऊपर की तरफ लगेगी।
सिंपल है जी, सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है। पहले यहां पे सेंडर है तो ये रिसीवर रहेगा, फिर ये वाला सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर हो जाएगा। कि स्टूडेंट से टीचर तक और टीचर से स्टूडेंट तक कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, उसी चीज को क्या रखा जा रहा है, ध्यान में रख के आप लोगों के सामने ये कंटेंट है वो क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। बताइए इस बात में किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? बस यहां पर आप ध्यान में रखिए कि यहां पर ट्रांसमिशन को फीडबैक का भी नाम दे दिया जाता है। वैसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा ट्रांसमिशन को फीडबैक का नाम। नॉइस तो देखो हर जगह पे ही आएगी बेटा। नॉइस तो देखो जब आप क्लासरूम में कम्युनिकेशन करते हैं, नॉइस का मतलब क्या होता है, नॉइस एक बैरियर ही है कि जो आप मैसेज देना चाहते हो, जो आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, वो मैसेज आपका सही तरीके से सामने नहीं पहुंच रहा। वो जो आपका मैसेज है वो सही तरीके से सामने नहीं पहुंच रहा। एक सेकंड, क्लियर है? डिस्टरबेंस बोल सकते हो ऑब्वियसली यार, बैरियर तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अभी नेटवर्क इशू आ गया, नेटवर्क इशू आ गया, आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, तो वो क्या है, दैट इज बैरियर। आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही, वो क्या है, वो आपका बैरियर हो गया। तो इस वजह से जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमेशा वहां पे कोई ना कोई बैरियर, कोई ना कोई नॉइस, कोई ना कोई डिस्टरबेंस है, उसकी बात की जाती है और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको इग्नोर नहीं करना चाहते, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन भी आया था इस तरीके से कि वी कैन इग्नोर द कम्युनिकेशन बैरियर्स। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए कि हम इस कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इसमें डिस्टरबेंस आ रही है, उसको क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज क्या है? ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, इसमें से टू द पॉइंट बात आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक आइडिया होता है, एक मैसेज होता है। यार ये वाला मैसेज है, मुझे सामने तक पहुंचाना है, तो सेंडर उस मैसेज को क्या करता है, फ्रेम करता है। वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। ठीक है, वो आपके शब्दों के थ्रू भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी भेजते हो। उसके बाद फिर आप उस मैसेज को भेजने के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को देखोगे, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपका एटीट्यूड कैसा है, और फिर उसको कन्वे किया जाएगा एक अरेंज करके। ठीक है, एक सीक्वेंस में यूज किया जाएगा। समझ रहे हो ना, जो भी मैसेज भेज रहे हो वो ऐसी रैंडमली थोड़ी ना भेज दोगे आप, यस और नो। वो मैसेज ऐसे ही रैंडमली थोड़ी ना भेजोगे, उसको एक सिस्टमाइज तरीके से भेजोगे ना, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से भेजने की कोशिश करोगे कि ये मैसेज है वो एक सीक्वेंस, हम उसको सीक्वेंस में भेजेंगे, उसको एक अच्छे तरीके से सामने वाले बंदे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये वाले बंदे तक मैसेज है वो सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। क्लियर? जैसे ये देखो यहां पर एनकोडिंग हो रही है, इसके थ्रू ये मैसेज जा रहा है, यहां पर डिकोडिंग हो रहा है। रिसीवर है, ये एक सेंडर है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, सेंडर का अपना कॉन्टेक्स्ट होगा और रिसीवर का अपना कॉन्टेक्स्ट होगा। और यहां पर देखो टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, वॉइस कॉन्फ्रेंस, फोन कॉल, फॉरम पोस्टिंग, कुछ भी हो सकता है। यहां से ये बंदा भेज रहा है और इस वाले बंदे को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोसेस है आपका कम्युनिकेशन का। दिस इज द सिंपल एंड द इजीएस्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें बहुत ही सिंपल से तरीके से, बहुत ही साधारण से तरीके से आपको ये बात है वो बताई जा रही है। फोरम पोस्टिंग, वो तो जैसे फॉरम्स बने हुए होते हैं ना, छोटे छोटे डिस्कशन फॉरम्स, वो वाला। मैसेज इनकोडिंग, देखो इनकोडिंग में आप लोगों को मैंने वही बताया, इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो इसमें एक ही बात लिखी हुई है कि इनकोड करने का मतलब क्या होता है, मैसेज को एक तरीके से हम लॉक लगाते हैं। मैसेज को क्या किया जाता है, लॉक लगाया जाता है। शेपिंग, सॉर्टिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ आइडिया फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
Its purpose to create and clear and meaningful. Encoding involving converting an idea into form that can be transmitted to receiver. मतलब कोई भी मैसेज है उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लेना, एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आना, उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके आना, उसको एनकोड करना, ताकि जब मैं उसको भेजूं तो सामने वाले को एज इट एज वो मैसेज मेरा मिल जाए। ठीक है जी, जब मैं उस मैसेज को भेजूं तो सामने वाले बंदे को मेरा लॉक लगाना, मतलब उसको लॉक क्या होता है यार, लॉक क्या होता है, एनकोड करना, उसे एक अलग फ्रेमिंग में लेके आना, ताकि बीच में उस मैसेज को कोई डिकोड ना कर पाए, जिस बंदे को भेजा जा रहा है सिर्फ वही उस मैसेज को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसको कोड्स में डालना या कुछ भी करना, दैट इज मैसेज एनकोडिंग। यस, एनक्रिप्ट करना, एनक्रिप्ट करना, कि बीच में उस मैसेज को कोई ना देख पाए, जिस बंदे तक आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो सिर्फ उसी बंदे तक वो मैसेज है वो आपका जाना चाहिए। क्लियर? इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, इसको इंक्रिप्शन भी बोलते हैं, इसको इंक्रिप्शन भी बोला जाता है, इसको एनकोडिंग भी बोला जाता है, जो आपकी इच्छा है आप इसको नाम दे सकते हो। कोडिंग भी बोल देते हैं इसको, एनकोडिंग भी बोल देते हैं, इंक्रिप्शन भी बोल देते हैं, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। उसके बाद मैसेज को ट्रांसमिट किया जाएगा। देखो, ट्रांसमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल क्या है, जिसके थ्रू आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। ठीक है जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? चैनल का मतलब जिस मीडियम के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू आप अपना मैसेज है वो सामने वाले बंदे तक पहुंचाओगे। अब क्लासरूम में अलग अलग तरीके से हो सकता है, फिल्म भी चलाई जा सकती है, फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होता है। अब क्लासरूम में अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपना मैसेज है वो पहुंचा सकते हैं। हमारे पास अलग अलग तरीके के मैसेज होते हैं जिसको आप पहुंचा सकते हो। सिंपल, कि अगर मैं क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं तो वो एक तरीका हो गया, अगर मैंने वहां पे कोई वीडियो चला दी तो वो एक तरीका हो गया, अगर वहां पे मैंने कोई ऑडियो चला दी वो एक तरीका हो गया, अगर मैंने कोई यूट्यूब वीडियो चला दी तो वो एक तरीका हो गया। तो चैनल का मतलब क्या होगा कि मेरे पास मीन्स ऑफ चैनल, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, कि मैं उस कम्युनिकेशन को कैसे पहुंचा रहा हूं। ऑडियो, वीडियो, विजुअल, ऑडियो विजुअल एक साथ, तो मैं किस तरीके से उस मैसेज को प्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब किस तरीके से मैं उस मैसेज को इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करूंगा ताकि सामने वाले को वो समझ आ जाए। वो सामने वाले को क्या हो जाए, समझ में आ जाए, उसको आप मैसेज ट्रांसमिशन का नाम देते हो। अब आएगा डी कोडिंग। डी कोडिंग का मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन हो जाता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ भाई, पहले भी आप लोगों को बताया कि जितना काम अब भेजने वाला कर रहा है उतना ही काम किसको करना पड़ेगा, रिसीव करने वाले को भी करना पड़ेगा, है ना। अब वो मैसेज को क्या करेगा, डी कोड करेगा। अब वो लॉक लगाए हुए मैसेज को अनलॉक करेगा, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। वो देखेगा कि सामने वाले बंदे ने क्या मैसेज मुझे भेजा है और इस मैसेज को देख के मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा, मुझे किस तरीके से इस मैसेज की क्या भेजनी है, फीडबैक भेजनी है। मुझे किस तरीके से इस मैसेज की जो फीडबैक है वो भेजनी है। ठीक है जी, किस तरीके से मैं आज सामने वाले बंदे तक अपनी फीडबैक पहुंचाने वाला हूं, इंटरप्रिटेशन करना। समझ रहे हो ना। जैसे देखो, अब अगर मैंने यहां पे लॉक लगा के एक मैसेज को भेजा, यहां पे वो अनलॉक होगा तभी तो समझ आएगा ना। आप किसी चीज को ताला लगा के भेज देते हो, सामने वाला बंदा उस ताले को खोल ही नहीं पाता, तो फिर आप उसको मैसेज भेजने का भी क्या मतलब हुआ। तो अगर मैंने यहां पे उस मैसेज को लॉक लगा दिया, मैंने उस मैसेज को ताला लगा दिया, तो सामने वाला बंदा जब तक उस लॉक को खोलेगा नहीं, जब तक उस ताले को खोलेगा नहीं, तब तक अब आप उस मैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। अब इसके अंदर क्या आएगा
कि भाई सामने वाला बंदा आपको किस तरीके से फीडबैक प्रोवाइड करता है। फीडबैक प्रोवाइड करना समझ रहे हो ना, कि उसने मैसेज को क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, आपके मैसेज को क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको इवेल्युएट करेगा और उसके साथ आपको क्या देगा, एक फीडबैक प्रोवाइड करेगा। राइट। फीडबैक का मतलब इसका अपना मैसेज हो गया ना, फिर ये इसको इनकोड करेगा भाई। इवेल्युएट कौन करेगा बेटा, जो रिसीव करेगा वही इवेल्युएट करेगा ना, क्योंकि मैसेज तो उसी ने समझना है ना। जो बंदा मैसेज समझना चाहता है तो इवेल्युएट भी तो वही करेगा ना। अगर मेरे को कोई मैसेज आ रहा है, अगर मेरे को कोई मैसेज रिसीव होता है तो मैं ही तो उसे इवेल्युएट करूंगा ना, मैं ही तो उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा जिसको सेंड किया है। समझ आई? बताइए। अब फीडबैक में फिर ये सारी चीजें आ सकती हैं। देखो ये छोटे छोटे बच्चों वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, अगर आप इसको खुद भी पढ़ोगे, क्योंकि देखो ये सारी चीजें ना हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, इस वजह से मैं इसके अंदर नहीं पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि आप ये सारी चीजें खुद पढ़ करते हो क्लासरूम में, ठीक है। टीचर आपसे पूछता है तो आप अपनी आईब्रोज का इस्तेमाल करते हो, आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते, हेड का इस्तेमाल करते हो, समझ रहे हो ना, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, आस्किंग द एक्सप्लेनेशन। तो ये वो सारी चीजें हैं, मतलब ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी फीडबैक को भेजते हो सामने वाले बंदे तक, ठीक है जी। ये वो वाली सारी चीजें हैं जिसको आप अपनी बात को, मतलब आप सामने वाले बंदे को ये रियलाइज होता है कि अच्छा यार इसको ये बात समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही, कि ये जो बंदा है इसको मेरी बात समझ में आ भी रही है या नहीं आ रही। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अच्छा यार तेरे को मेरी बात समझ में भी आ रही है, तो बोलेगा कि हाँ मुझे तेरी बात समझ में आ रही है, तो बोला ठीक है, अगर तुझे मेरी बात समझ में आ रही है। तो वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारे गेस्चर्स इसमें यूज किए जाते हैं। इसलिए आपका इंटरेक्टिव मॉडल है, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कुलर मॉडल है। मैं अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचा रहा हूं, सामने वाला मेरी बात अपने तक कैसे पहुंचा रहा है, वो सारी चीजें। समझ रहे हो ना। मतलब अगर देखो, अब जैसे हमारे पास क्लासरूम अभी चल रही है, आपको कितने सारे बच्चे बैठे हो, आपका फीडबैक देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चे थम्स अप दे देते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं क्लियर सर, कुछ, समझ रहे हो ना। तो मतलब हर बंदे का एक अलग तरीका है। मुझे बस ये पता चलना चाहिए कि हाँ मैं जो बात पढ़ा रहा हूं, जो मैं बात समझा रहा हूं, वो आपको समझ आ रही है या नहीं, वो आपको समझ आ रही है या नहीं। क्लियर? इज इट क्लियर? अरे स्टक हो गया था। तो ये जैसे ये बैरियर्स हो जाते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल बैरियर। ये है आप लोगों का कम्युनिकेशन बैरियर्स। इसको आप क्या बोल देते हो, दिस इज व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन बैरियर्स। क्लियर है जी? बात समझ में आ गई? बताइए, किसी को इस, जितना आप लोगों को मैंने पढ़ाया उससे कोई प्रॉब्लम? उसके बाद मैसेज डिजाइन के प्रिंसिपल कौन कौन से हुए। जो मैसेज मैं भेज रहा हूं बेटा वो स्मार्ट होना चाहिए। अब बोलो सर स्मार्ट का मतलब, कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम फ्रेम्ड होना चाहिए। समझ रहे हो ना, ये सिंपल, मतलब जो मैं मैसेज पहुंचा रहा हूं, ठीक है, जैसे ये कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, अगर मैं सारी स्लाइडों पे एकदम से भर भर के लिख दूं, ठीक है, मुझे खुद ही ना पता चले कि कहां पे क्या लिखा हुआ है, कहां पे क्या लिखा हुआ, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, रेलेवेंस टू ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पे बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड। प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से समझने की बात समझना, जो भी मैसेज सामने वाले तक पहुंचाया जाएगा अगर उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस ही नहीं होगा तो क्या उसको समझ आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाना शुरू किया,
कम्युनिकेशन यूनिट शुरू की, सबसे पहले मास कम्युनिकेशन शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या शुरू कर दिया? मास कम्युनिकेशन पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में सबसे एंड में जाके कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ाया आपको। तो आपको लगता है कि क्या ये सही है? डू यू थिंक इट इज अ गुड वे? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कम्युनिकेशन जब भी इस्तेमाल करेंगे या जो भी हमारा मैसेज होगा वो प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड होगा, उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा। उस सीक्वेंस के थ्रू हम क्या करेंगे? सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्रिहेंडेबल टू लर्नर, मैं वो लैंग्वेज यूज करूंगा जो मेरे लर्नर्स को समझ आ रही है। सिंपल लैंग्वेज, एप्रोप्रिएट सिंबल्स, मेरे सिंबल्स या बॉडी लैंग्वेज हैं। रेलेवेंट एक्सरसाइज, ठीक है, बीच में क्या होनी चाहिए? एक्सरसाइज, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लासेस की बात हो रही है बेसिकली, मतलब कि बच्चों से क्वेश्चन पूछना, एग्जांपल्स देना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सेम वही चीजें हैं, कुछ खास नहीं है, ये प्रिंसिपल्स क्लास। अब इंस्ट्रक्शनल मेथड, क्लासरूम में जो मैं मेथड यूज कर रहा हूं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी? बेस्ट मेथड यूज करना चाहिए जिससे अपनी बात को मैं सामने वाले बंदे तक पहुंचा पाऊं। वैरायटी ऑफ मेथड्स होने चाहिए, अलग अलग मेथड यूज करने चाहिए, गुड क्वालिटी में होना चाहिए और इंटीग्रेट करना चाहिए टीचिंग लर्निंग को, कि किस तरीके से हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपने मैसेज को क्या कर सके? सामने वाले तक कन्वे कर पाए, सामने वाला बंदा मैसेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। सामने वाला बंदा मेरे मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाए। सिंपल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो अब ये ना कुछ इसमें जितनी भी ये आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं ना, अब खुद को क्लासरूम में रखोगे ना तो ये सारी चीजें तो आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप खुद क्लासरूम में हो ना, अपने आप को समझोगे कि मैं अगर टीचर हूं और मुझे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना है तो मुझे मैसेज के प्रति क्या अपनी थिंकिंग होनी चाहिए, मुझे अपने कंटेंट के प्रति क्या मेरी थिंकिंग होनी चाहिए, मेरी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के प्रति मेरी क्या थिंकिंग होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? तो ये तो सब कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं जिसको आप खुद से भी पढ़ोगे तो भी उसको अच्छे से समझ पाओगे। राइट? उसके बाद क्लासरूम में इन्वायरमेंट को कैसे अच्छा बनाया जाए। क्लास ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन में अगर 200 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाओगे, है ना। सॉरी। क्लासरूम में जो सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए। जैसे हमारे ना एक टीचर होते थे, जब वो क्लास में आते थे ना तो सबसे पहले ना वो क्लासरूम की सीटिंग को सही करते थे। वो ना आर्मी में थे, आर्मी रिटायर थे, तो क्लासरूम में आके ना सबसे पहले वो बेंचेस को सही करवाते थे। मतलब किसी बेंच में ज्यादा स्पेस, कम स्पेस, पहले वो परफेक्ट करवाते थे। मतलब वो एक तरीके से डिसिप्लिन वे में होते थे। देखा कि कुछ टीचर्स की क्लासरूम में बेंचेस आगे पीछे, कोई इधर रखा हुआ है, कोई इधर है, वो बहुत अजीब लगता है अगर कोई बाहर से आ जाए देख, है ना। तो इस वजह से तो क्लासरूम में जो अरेंजमेंट है वो जरूरी है। आप भी अगर क्लासरूम में जाते हो तो बी श्योर कि आपकी क्लासरूम लगे, फिश मार्केट ना लगे। ऐसा ना हो कि मछली मंडी लगी हुई है, कोई कुछ भी कर रहा है। इंश्योर करो उस चीज को कि क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट भी सही है। जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी हमारा सही होना चाहिए। बिल्ड रैपर्ड विद द स्टूडेंट्स, रैपर्ड का मतलब होता है वही जान पहचान करना, है ना, एक दूसरे के साथ। जैसे इसको आइस ब्रेकिंग बोलते हैं ना, आइस ब्रेकिंग बोला जाता है। रैपर्ड बिल्डिंग, रैपिड बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के साथ बातचीत करना। टीचर्स, अब क्लासरूम में जाते हो ना, जैसे जैसे ना पहली बार आप किसी कॉलेज में गए होंगे तो आप एक दूसरे को नहीं जानते ना। हमारे टीचर तो ये एक्सरसाइज करवाते थे कि किसी भी बच्चे को किसी के साथ भी बिठा देते थे, फिर वो उसके साथ बातचीत करता था, है ना। तो इस तरीके से जान पहचान है वो बढ़ती है जब आप किसी नई जगह पे जाते हो। इस तरीके से इनकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन इन द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स। हम इनकरेज करेंगे कि बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, उनके साथ जो कंपटीशन है वो हेल्दी कंपटीशन हो। मतलब कंपटीशन भी होना चाहिए बट लड़ाई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे का दुश्मन भी ना बना दो उनको। कंपटीशन होना चाहिए वो हारमोनियस वे में होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, समझ रहे हो ना।
अगर कंपटीशन को क्लासरूम में आप एक अच्छे वे में, एक प्रोडक्टिव वे में लेके जाओगे तो वो एक प्रोडक्टिव सेंस लेके आएगा, बट अगर आप उसको एक फाइट वाले फॉर्म में लेके आओगे तो वो एक नेगेटिव फॉर्म भी क्रिएट कर देगा। समझ रहे हो ना, कंपटीशन एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर आप सही से यूज करोगे तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल सकते हैं। तो हमें जब भी जो कम्युनिकेशन जो कंपटीशन वर्ड है उसको जब भी यूज करेंगे हम उसको एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे, एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे, ताकि सामने वाले जो बच्चे हैं उनको ऐसा ना रियलाइज हो कि क्लासरूम में कोई फाइट चल रही है, क्लास में कोई लड़ाई चल रही है। फीडबैक मैकेनिज्म, देखो फीडबैक है वो दोनों साइड से होनी चाहिए। बच्चों के लिए आप भी फीडबैक प्रोवाइड करोगे, आप भी बच्चों से फीडबैक लोगे। इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, कि अगर मतलब समझ रहे हो ना कि बच्चे अगर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो आप उनको पीछे मत भगाओ, उन्हें बोलो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का मतलब कि अगर बच्चे आना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि सर हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो आप उनको मौका दो, आप उनको सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप उनको डिस्करेज करोगे। पॉजिटिव प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट वही है, अच्छा कर रहे हैं तो आप उनको शाबाशी दो, और अगर बुरा कर रहे हैं तो आप उनको साथ में पुनिशमेंट भी दो, सिर्फ उनके भले के लिए, ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए। और नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट का मतलब वही है कि ऐसा ना हो कि बच्चा आपकी क्लास में आने से डरे, ठीक है, क्लास में आने से ही डरना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बच्चों को एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, बच्चों को डराना धमकाना नहीं है, बच्चों को सपोर्ट करना है, बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें आके उनको रियलाइज हो कि हाँ हम एक अच्छी क्लासरूम में हैं, हम एक अच्छी क्लास का पार्ट। ठीक है जी, बताइए। आई होप कि ये क्लियर हो गया। ठीक है, कल हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कल ये सारी टाइप्स को खत्म करेंगे, अगली क्लास में मॉडल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ट्रेडिशंस वाला टॉपिक और फिर मास कम्युनिकेशन। ठीक है, 3-4 क्लासेस रह गई हैं, वो आपकी खत्म। ठीक है जी, कम्युनिकेशन एक इजी यूनिट है, मतलब मैं समझ रहा हूँ ना, इजी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी ना पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यूनिट है। यस और नो, जो कम्युनिकेशन है ना वो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है? हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेट करती है। प्रैक्टिकल होती है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिकल होती है, जिसको आप मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे ना तो आप हमारी पर्सनल लाइफ में भी काफी हेल्प हो जाएगी इससे। आज शाम को 7:30 बजे रिसर्च के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, शाम को 7:30 बजे की क्लास का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, उसमें हम रिसर्च के PYQ करेंगे। तो रिसर्च आपने जितनी भी पढ़ी है अभी तक, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आ रहे। हाँ, मैं टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, ये आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा। चलो, हेलो सर। जी बोलिए। सर, आई एम मोमिता, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जी बोलिए। सर, very well. And sir, after joining your class, sir, I improved lot paper 1. ओके जी। From 29 December, sir, please give me some suggestions how I will revise that topic, paper 1. देखिए, आप यूनिट वाइज रिवाइज कीजिए, मतलब रिवीजन के साथ PYQ पे टारगेट कीजिए। 29 को आपका एग्जाम है, तो आप कोशिश कीजिए जितने आपके नोट्स बने हुए हैं आप उन सारे नोट्स को रिवाइज कीजिए और PYQ रिवाइज कीजिए। मतलब और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मतलब आप टारगेट कीजिए। जैसे आपने सोच लिया कि आज मुझे टीचिंग खत्म करना है, तो शुरू करो और खत्म करो, दैट्स इट। तो रिवाइज, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है ना, रिवीजन तो इस तरीके से कीजिए। सर, ओनली PYQ एंड रिवाइज। बिल्कुल, अपने नोट से रिवाइज करना, क्लास वगैरह मत देखिएगा,
हाँ अपने सर, नोट्स पे अच्छा टारगेट कीजिए। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Hello, good morning, sir. हेलो Sir, I'm Brinda from Delhi. जी। Sir, I've joined your course very late. एक महीना I guess classes मेरी निकल गई थी, तो मैंने फाउंडेशन कोर्स आपका देखा है और मैं पहले वाली वीडियोस अब रेफर कर रही हूँ। मुझे 2-3 डाउट्स थे कि जो हमारा रीडिंग मटेरियल है वो सिर्फ जो आप पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ उतना ही है या फिर कुछ और रेफर करना है हमें? जी उतना ही है। और सर पीवाईक्यूज और मॉक्स ये आप साइड बाय साइड कराएंगे या फिर ये हमें खुद से अभी करने हैं? क्योंकि नहीं अभी अभी तक रुक जाइए। अभी जैसे आज शाम को 7:30 बजे की जो क्लास चलेगी ना, वो PYQ की है, रिसर्च जो आपको करवा दी यूनिट। तो इस तरीके से साइड बाय साइड मैं भी आपको PYQ करवाता रहूंगा, और अनअकैडमी पे भी है अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। सर मैंने तो अभी रिसर्च की क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, तो फिर पीवाईक्यूज वो रिकॉर्डेड होंगे बाद में मैं देख सकती हाँ हूँ? हाँ बिल्कुल, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 24 से लेके आई थिंक 31 तक आप लोगों का ऑफ रहेगा, ठीक है। मैं छुट्टी पे रहूंगा। तो वो 7 दिन के अंदर आप अपना पुरानी नई जितनी भी क्लासेस हैं सभी बच्चों के लिए, वो आप नई पुरानी रिकॉर्डिंग्स को कवर कर लीजिए, ताकि न्यू ईयर पे आप लाइव क्लासेस ही अटेंड करो और आपका पूरा पुराना सिलेबस है वो कवर हो जाए। सर और एक लास्ट क्वेश्चन था कि आप YouTube पे भी क्लासेस लेते हैं, तो अगर सिर्फ हम मतलब मैं बीच में पहले वाली वीडियोस रेफर कर रही हूँ तो उसमें कई बार होता है कि आप बोलते हैं कि YouTube पे मेरी इतने बजे लाइव क्लास है, तो अगर हम सिर्फ इस कोर्स को प्लस की क्लासेस को रेफर करें तो इतना ठीक है या फिर लाइक वी हैव हाँ टू? देखिए, प्लस ही बेसिकली होता प्लस पे ही है आपका पूरा कंप्लीट। उसमें ये होता है कि यूट्यूब की क्लासेस होती है ना, वो एज अ रिवीजन पर्पस के लिए होती हैं आप लोगों के लिए। मतलब उसको तो आप कभी भी बाद में भी देख सकते हो, अगर आप प्लस पे पहले खत्म कर लोगे तो उसके बाद आप उसको कभी भी देख सकते हो एज अ रिवीजन। अगर नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें ये है कि उस बोर्ड की क्लासेस होती है तो उससे और ज्यादा अच्छे से रिवाइज हो सकता है, बट फिलहाल आप पहले अपना कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हेलो सर। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो। जी जी बोलिए। जी जी सर, मैंने ऐसे ही कॉल किया आपसे बात करने के लिए। सर कम्युनिकेशन से पहले जो डीआई वगैरह हो चुकी है, जी तो डीआई की क्लास तो मैंने की नहीं है। डीआई की क्लास करने के बाद फिर सर जो आप अभी बार बार रिवीजन के लिए या प्रैक्टिस के लिए जो डाला जा रहा है, क्या वो सब जरूरी है करना? कि कोर्स ही नहीं किया तो फिर कैसे चलेगा? तो कोर्स तो करना पड़ेगा ना पहले आपको। जी वही सर, वो डीआई की कोर्स जैसे अभी तो आपने कहा कि छुट्टी देंगे, उस बीच हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए है, तो वो सब सिर्फ क्वेश्चंस ही वगैरह है ना सर उसमें? वो तो बाद में हो जाएगा, पहले आप कोर्स अच्छा कंप्लीट कीजिए। ठीक है। और सर ये क्लास 11 ही बजे होगी ना? बीच में आप 1 बजे की टाइम बता रहे थे। नहीं नहीं, ये 12 बजे 11:30 बजे ही होगी। 2 बजे जी तक ये सर। पूरी क्लास है। और सर एक ऐसे ही क्वेश्चन था, इंग्लिश स्पोकन में बहुत बहुत ज्यादा वीक है सर स्पोकन, वो कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए? उसके बारे में फिर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। जी नमस्ते सर। जी बोलिए। सर मैं गिरिजा बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए। सर एक जानकारी लेना था कि सर आप के माध्यम से पीडीएफ हिंदी में नहीं मिल सकता है सर? सर मेरी PDF इंग्लिश में ही रहती है, क्योंकि मेरे को मेरा मीडियम इंग्लिश ही है। सर मैं ऐसा हो समझने की कोशिश करता हूँ हिंदी में ही, बट कंटेंट है वो इंग्लिश में ही रहता है सर। जी जी वो तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन सर इसमें ये जानकारी लेना था कि आप ही के क्लास से रिलेटेड कोई हिंदी पीडीएफ नोट मिल जाएगा क्या? देखिए आप कोई दूसरा? अकेडमी पे बाकी क्लासेस चेक कर सकते हो, अगर कोई टीचर हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर रहा है तो आप वहां से ले सकते हो उनकी। तो आपके नजर में कोई ऐसा सर है क्या क्योंकि मुझे मुझे नहीं तो पता मिल नहीं सर, रहा। वो तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अच्छा अच्छा सर।
और दूसरी चीज ये सर कि जैसे मेरा तो 30 से ऊपर हो गया है जेआरएफ का, तो अब तो नेट की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका स्कोप है क्या? स्कोप है अभी बिल्कुल क्या? स्कोप है, बिल्कुल। जेआरएफ तो सिर्फ पीएचडी के लिए है ना, बाकी स्कोप तो नेट का ही है ना। जी जी। हाँ जी, तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। और एक इस क्लास से संबंधित एक क्वेश्चन था सर। जी जैसे आप अभी अध्ययन करा रहे थे क्लास में कि ये एक्चुअली में सर मैं क्वेश्चन तो भी भूल गया हूँ। ठीक है सर, दूसरे क्लास में इसको मैं ठीक है, पूछूंगा। कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आई होप कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आज आप लोगों को कवर करवाए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। कल टाइप्स हैं, ठीक है, कल की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि टाइप्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है वो टाइप से और बैरियर से, ठीक है, दोनों से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन टाइप से आता है और एक बैरियर से आता है, तो दोनों क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहते हैं तो कल की क्लास को बिल्कुल भी मतलब मिस मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए लाइव अटेंड कीजिएगा, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपना 100% देते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।